नमस्कार। कैसे हैं आप सब। कल हम हरियाणा राज्य का गठन द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट हरियाणा अपना टॉपिक कर रहे थे और उस टॉपिक को हम कल कंप्लीट नहीं कर पाए थे। थोड़ा लेंथी टॉपिक है, आज कंप्लीट हो जाएगा, कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट हो जाए। तो कल हम कहाँ तक पहुँचे थे, मैं एक बार आपको बिल्कुल 2 मिनट में समराइज कर देता हूँ। हमने अपनी यात्रा शुरू की थी जब हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और 1835 के अंदर हरियाणा को मध्य प्रदेश से काटकर उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया। इसके बाद 1857 की क्रांति होती है और इस क्रांति के दौरान हरियाणा उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। इस क्रांति में बड़े ज़ोर शोर से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए हरियाणा ने काफ़ी अपना योगदान निभाया। इसी कारण से 3 फरवरी 1858 को हरियाणा को उत्तर प्रदेश से काटकर पंजाब में मिला दिया गया और हमारा देश आज़ाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को पंजाब 2 हिस्सों में बट जाता है, द ईस्ट पंजाब एंड द वेस्ट पंजाब, और हरियाणा द ईस्ट पंजाब का हिस्सा होता है। फिर हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट तैयार हो जाता है, लेकिन कंप्लीट तरीके से लागू नहीं हो पाता। हम कुछ प्रोविजंस लागू कर लेते हैं 26 नवंबर 1949 को, और जैसे ही हम 26 जनवरी 1950 को अपना पूरा संविधान लागू करते हैं तो द ईस्ट पंजाब का नाम बदलकर हो जाता है पंजाब। यहाँ तो हम हरियाणा जी के इस लाइन में यहाँ तक पहुँचे थे। अब नेशनल लेवल पर हम कहाँ थे, तो नेशनल लेवल पे हमने देखा था 1857 की क्रांति होती है, 1858 के अंदर एक्ट आता है और उसी एक्ट के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। उसके बाद 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद 1904 में बंगाल विभाजन किया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसके बाद 30 दिसंबर 1906 को लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में आगा खां और सलीमुल्ला अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश 562 देशी रियासतों में बटा होता है। उनका एकीकरण का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। बड़े अच्छे से, बड़े बखूबी वो ये अपना कार्य निभाते हैं और लौह पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। हरियाणा के लौह पुरुष कौन है? चौधरी बंसीलाल, और भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब क्या होता है, 15 अगस्त 1947 भारत पाकिस्तान 2 अलग देश और एकीकरण का काम चल रहा था। एकीकरण का मामला मैंने आपको समझाया। तो इसी बीच क्या होता है एकीकरण के मामले में, 1948 के अंदर देखिए रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था और राज्यों का गठन हो रहा था। किसी को किसी के साथ मिलाया जा रहा था, किसी को किसी के साथ मिलाया जा रहा था, सीमाओं के साथ तोड़ मरोड़ की जा रही थी। तो 1948 के अंदर एक पेप्सू स्टेट बनाया जाता है। पेप्सू स्टेट। पेप्सू की फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये देखिए पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। हम पेप्सू को क्यों पढ़े? हमारे हरियाणा का काफ़ी भाग, कुछ भाग बोलिए, इसका हिस्सा हुआ करता था, इसलिए हमें पेप्सू को पढ़ना जरूरी हो जाता है। भारत के एकीकरण का मामला, एकीकरण हो रहा है रियासतों का, और उसी बीच 1948 के अंदर एक पेप्सू स्टेट बनाया जाता है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये 8 प्रिंसली स्टेट्स, ये 8 स्टेट्स को मिला करके बनाया गया था। कौन सी 8 स्टेट्स को? जो अंग्रेजों के अधीन हुआ करती थी रियासतें, 8 रियासतों को मिला करके, और ये पेप्सू स्टेट बनाया गया 1948 में। तो हमें 8 की 8 उन रियासतों के
बारे में नहीं जानना है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। एक तो हुआ करती थी पटियाला, नाम ही बता, पेप्सू के नाम में ही है पटियाला। एक थी पटियाला। पटियाला क्या थी इसकी राजधानी, कैपिटल। देखिए पेप्सू स्टेट बना, पेप्सू की राजधानी कहां बनाई गई, पटियाला। इसके अंदर एक महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ को इसके अंदर मिलाया गया एक डिस्ट्रिक्ट बना करके, और महेंद्रगढ़ का हेड क्वार्टर था उस टाइम पे नारनौल, और आज भी नारनौल के अंदर है। हरियाणा का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका हेड क्वार्टर उसके नाम वाले शहर में ही नहीं है। ठीक है, जैसे झज्जर जिला है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, झज्जर में, या रोहतक का रोहतक में, पानीपत का पानीपत में, करनाल का करनाल में, लेकिन महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर नारनौल के अंदर है। हरियाणा का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट ऐसा है whose headquarter is not in the line with its name। ठीक है, अब देखिए एक तो पटियाला, दूसरा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर बनाया गया नारनौल उसी समय 1948 में ही। तीसरा था जींद। ये तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। जींद, महेंद्रगढ़ और पटियाला किसका हिस्सा हुआ करते थे, पेप्सू का। और इस टाइम पे जब जींद पेप्सू का हिस्सा था तो चरखी दादरी, चरखी दादरी जो है वो जींद की एक तहसील थी। जिस समय जींद पेप्सू का हिस्सा हुआ करता था उस समय चरखी दादरी जींद जिले की एक तहसील थी। क्लियर है। 1948 के अंदर पेप्सू स्टेट बनाया गया, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये 8 स्टेट्स को मिला करके बनाया गया था। इनमें से एक महेंद्रगढ़ था जिसका हेडक्वार्टर नारनौल बनाया गया था, एक जींद था, जो जींद था उसी के अंडर था चरखी दादरी। यानी कि अगर आज के लिए आज से हम देखें तो चरखी दादरी, जींद और महेंद्रगढ़ ये हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेकिन उस समय चरखी दादरी जींद जिले की ही तहसील थी। ठीक है, और पटियाला कैपिटल थी। बाकी 5 के बारे में, जो 8 थे ना, 3 के बारे में तो हमने जान लिया, बाकी 5 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब आगे बढ़ के देखते हैं हम पेप्सू के बाद क्या होता है। पेप्सू स्टेट बना। अब देखिए देश रियासतों में बटा हुआ, देश को एक किया जा रहा है, किन्हीं शर्तों पर उनको मिलाया जा रहा है, विलय किया जा रहा है, इसी के अंतर्गत पेप्सू स्टेट बनाया गया। तो देखिए क्या होता है, 15 अगस्त 1947 देश की आज़ादी के बाद जो पंजाब था, द ईस्ट पंजाब था, उसके पहले सीएम कौन बने, फर्स्ट सीएम ऑफ फ्री पंजाब। तो पंजाब के पहले सीएम थे फर्स्ट सीएम गोपीचंद भार्गव। गोपीचंद भार्गव, गोपीचंद भार्गव संयुक्त पंजाब के पहले सीएम थे। यानी कि आज़ादी के बाद पहले सीएम कौन बने थे पंजाब के, गोपीचंद भार्गव। गोपीचंद भार्गव सिरसा जिले के रहने वाले थे। गोपीचंद भार्गव का संबंध सिरसा जिले से था। अब देखिए पूरे देश के अंदर ऐसा हो रहा है कि देश का एकीकरण हो रहा है, किसी को किसी के साथ मिलाया जा रहा है। कोई पहले से ही अलग अलग भाषाओं के लोग एक राज्य में रहते हैं, तो इसी बीच पूरे देश के अंदर मांग उठती है कि हमें भी अलग करो, हमें भी अलग करो एक दूसरे राज्य से। जैसे हम लगातार मांग उठा रहे थे कि पंजाब से हरियाणा को अलग कीजिए, 1925 में उठाई गई, 1928 में, 1932 में, 1946 में। अब आज़ादी के बाद भी ये मांग उठ रही थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए। लेकिन ये समझिए कि हम ये डिमांड क्यों कर रहे थे कि आखिर क्यों किया जाए हरियाणा को पंजाब से अलग। तो इसके लिए 3 रीजन थे। पहला रीजन तो था भाषा, लैंग्वेज, कि
पंजाबी जो क्षेत्र है उनकी भाषा पंजाबी थी और जो हरियाणवी क्षेत्र है उनकी भाषा हिंदी थी। तो हम भाषाई आधार पर बोल रहे थे कि पंजाब को हरियाणा से अलग किया जाए। दूसरा रीजन क्या था कि आज़ादी के बाद जो हरियाणवी क्षेत्र था उसका विकास नहीं किया गया, वो काफ़ी पिछड़ा हुआ रहा इन कंपैरिजन टू पंजाब। जो भी विकास होता था वो पंजाबी क्षेत्र में होता था, हरियाणवी क्षेत्र में नहीं होता था। तो हरियाणवी क्षेत्र का विकास ना हो पाना। और तीसरा रीजन ये था कि हरियाणवी क्षेत्र के लोगों की प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो तीसरा रीजन क्या था? प्रशासन में कोई सुनवाई न होना। प्रशासन में सुनवाई न होना। ये हमारे 3 मेन रीजन थे जिनके कारण हम डिमांड कर रहे थे बार बार कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए। एक तो भाषाई आधार पर, दूसरा हरियाणा क्षेत्र का जो विकास था वो नहीं हो पा रहा था। जो भी विकास कार्य होते या जो भी कोई नया सड़क बनाई जाती, कोई नई योजना आती, उसको पंजाबी क्षेत्र में ही किया जाता। और ऐसे ही प्रशासन के अंदर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर देखिए, पहले सीएम सिरसा से फिर भी आप बोल रहे हो कि ना विकास हुआ ना प्रशासन में हमारी कोई सुनवाई हुई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई जहां का सीएम हो उनकी तो खूब सुनवाई होती है, खूब विकास होता है। ऐसा ही है ना? आपके मन में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि जब पहले सीएम ही सिरसा से थे फिर भी ये 2 बातें कैसे? तो देखिए, सिरसा हरियाणवी क्षेत्र का हिस्सा नहीं था। सिरसा हरियाणवी क्षेत्र का हिस्सा नहीं था। अरे सिरसा तो हमें 1 नवंबर 1966 को मिला है। उससे पहले सिरसा पंजाबी क्षेत्र का ही हिस्सा हुआ करता था। जब हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब भी सिरसा पंजाब का हिस्सा था। जब हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना तब भी सिरसा पंजाब का ही हिस्सा था। अरे सिरसा तो पंजाब का ही हिस्सा था, ये तो हमारे हिस्से में 1 नवंबर 1966 को आया है। तो सिरसा तो पंजाब का हिस्सा था, पंजाबी क्षेत्र था और पंजाबी क्षेत्र से ही ये सीएम थे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आपको? तो ये 3 मेन रीजन थे जिनके कारण हम डिमांड कर रहे थे कि हरियाणा को पंजाब से अलग करें। जो ऐसा समझते हैं या कुछ टीचर ऐसा बताते हैं कि सिर्फ भाषा ही ऐसा कारण था, तो नहीं, भाषा नहीं, ये 3 ऐसे रीजन थे। ये बात मैं आगे आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। तो देखिए, पहले सीएम बने गोपीचंद भार्गव। हम इनके पास गए कि हमें अलग कीजिए पंजाब से, इन्होंने हमारी नहीं सुनी और ये इस्तीफा देकर चले गए। इसके बाद जो दूसरे सीएम आए, सेकंड सीएम आए भीमसेन सच्चर। दूसरे सीएम आए भीमसेन सच्चर। हमारी तो वही कहानी, ये 3 दुख, इन्हीं दुखों के साथ हम गोपीचंद भार्गव के पास गए थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब इन्हीं को लेकर के हम भीमसेन सच्चर के पास पहुंच गए कि महाराज अलग करिए हमें पंजाब से। ना हमारी कोई सुनवाई, ना हमारा कोई विकास, भाषा भी हमारी एक समस्या, तो हमें पंजाब से अलग कीजिए। तो भीमसेन सच्चर ने कहा मेरी ये पावर नहीं है कि मैं हरियाणा को पंजाब से अलग कर दूं। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी पार्लियामेंट, संसद के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करे या कोई नया राज्य बनाए या किसी राज्य को दूसरे राज्य में विलय करे। तो ये काम किसका है? संसद का है, पार्लियामेंट का है। तो भीमसेन सच्चर ने कहा कि मेरे पास इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है कि मैं हरियाणा को पंजाब से अलग कर दूं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कुछ करता हूं। और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसको सच्चर फॉर्मूला के नाम से जाना गया। सच्चर फॉर्मूला। देखिए, क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में कि सच्चर फॉर्मूला किसने दिया।
तो वो ऑप्शन में देगा भीमसेन, सच्चर को छुपा लेगा। तो सच्चर फॉर्मूला किसने दिया? भीमसेन सच्चर ने, सेकंड सीएम ऑफ पंजाब। तो देखिए सच्चर फॉर्मूला कब आया? 1 अक्टूबर 1949 को। ये इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लो, 3 स्टार। सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया? 1 अक्टूबर 1949 को। अब ये समझिए कि सच्चर फॉर्मूला था क्या, ऐसा क्या दिया, कि ऐसा क्या फॉर्मूला दिया। तो देखिए इन्होंने कहा कि जो पंजाबी अक्षेत्र है उसके अंदर पहली भाषा पंजाबी होगी और दूसरी भाषा हिंदी होगी। एक तो ये बात कही, और दूसरी बात ये कही कि जो हिंदी अक्षेत्र है, यानी कि हरियाणवी बोलिए या हिंदी अक्षेत्र बोलिए एक ही बात है, जो हरियाणवी अक्षेत्र है या जो हिंदी अक्षेत्र है उसके अंदर पहली भाषा हिंदी होगी और दूसरी भाषा पंजाबी होगी। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ भाषा दोनों कंपलसरी हो गई, लेकिन एक को प्राथमिक बना दिया गया, एक को द्वितीय बना दिया गया। तो दोनों भाषाएं कंपलसरी कर दी गई। ये फॉर्मूला ना तो पंजाबियों को समझ में आया और ना हम हरियाणा वालों को ये समझ आया। भाई पंजाब वाले बोले कि हम हिंदी क्यों पढ़े, और हमारा तो दुख यही था कि हम पंजाबी क्यों पढ़े, क्यों सीखें पंजाबी। तो सच्चर फॉर्मूला हो गया फ्लॉप। सच्चर फॉर्मूला फ्लॉप क्यों हो गया फ्लॉप? क्योंकि दोनों भाषाएं कंपलसरी कर दी गई और दुखड़ा भाषा का ही था। हम बोल रहे थे कि हम पंजाबी क्यों पढ़ें और वो बोल रहे थे कि हम हिंदी क्यों सीखें। ठीक है, तो सच्चर फॉर्मूला फ्लॉप। अब फिर से इनके पास जाते हैं कि नहीं यही तो हमारी समस्या थी, ये नहीं तो भीमसेन सच्चर बोलते हैं तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का। अभी इस दौर में हमारे देश के अंदर एक घटना घटी। जब ये सब कुछ चल रहा था, ऐसा नहीं है कि हरियाणा ही डिमांड कर रहा था कि पंजाब से अलग कीजिए। हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो ऐसे डिमांड कर रहे थे कि हमें इससे अलग कीजिए, हमें इससे। पूरे देश के अंदर ये माहौल था। तो देखिए क्या हुआ, इस बीच आंध्र प्रदेश के अंदर एक आदमी अनशन पर बैठ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सरकार इस दबाव में आकर आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना देती है। आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग करके बनाया गया था। मद्रास उस समय स्टेट हुआ करता था, मद्रास। तो 1953 में मद्रास से अलग करके बनाया गया आंध्र प्रदेश। क्या होता है कि एक आदमी होते हैं जो अनशन पर बैठ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। सरकार इसी दबाव में आकर के मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग कर देती है 1953 के अंदर। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा था। तो भाषाई आधार पर अलग होने वाला सबसे पहला जो प्रदेश था वो आंध्र प्रदेश था, जिसको 1953 में बनाया गया तेलुगु भाषा के आधार पर। तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश को बनाया गया। समझ आई बात? जब हम डिमांड कर रहे थे कि हमें पंजाब से अलग करिए, उस समय पूरे देश में डिमांड हो रही थी अलग अलग जगह पर। तो 1953 में अनशन पर एक आदमी की मृत्यु हुई, सरकार दबाव में आई और आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया। देश का पहला राज्य जिसको भाषाई आधार पर गठित किया गया, आंध्र प्रदेश 1953 में। अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सोचती है कि क्यों ना पूरे भारत के जो ऐसी डिमांड उठ रही है पूरे भारत के अंदर, क्यों ना पूरे भारत के इस मामले को निपटा दिया जाए। सरकार ऐसा सोचती है। अब पहले तो आंध्र प्रदेश को बनाया, उसके बाद उन्होंने सोचा कि पूरे भारत के अंदर जो ऐसा माहौल है, जो ऐसी डिमांड है, इस समस्या का हल निकाला जाए। तो क्या होता है, एक बार मैं इसको रब कर देता हूं।
सरकार पूरे देश की इस तरीके की तकलीफ को मिटाने के लिए एक आयोग का गठन करती है, राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा आयोग? राज्य पुनर्गठन आयोग। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। सरकार एक आयोग का गठन करती है, राज्य पुनर्गठन आयोग, 22 दिसंबर 1953 को। 22 दिसंबर 1953 के दिन सरकार इस समस्या को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन करती है, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसमें 3 सदस्य होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। पहले फजल अली, दूसरे के.एम. पाणिकर और तीसरे हृदय कुंजरू। ये 3 सदस्य इस कमीशन का हिस्सा होते हैं और जो फजल अली होते हैं ये अध्यक्ष होते हैं। फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसी कारण इस आयोग को फजल अली आयोग भी बोला गया। फजल अली आयोग, इसी आयोग को बोला गया फजल अली आयोग, क्योंकि फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे। इसका काम था कि जो पूरे भारत के अंदर ऐसी डिमांड्स उठ रही हैं उनको स्टडी करना और एक रिपोर्ट पेश करना। तो इस आयोग ने पूरे भारत का भ्रमण किया और इसी दौर में वो हरियाणा के अंदर भी आया। तो बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि फजल अली आयोग हरियाणा के किस शहर में आया। तो फजल अली आयोग अप्रैल 1955 में हरियाणा के रोहतक शहर के अंदर आया। तो ये आयोग पूरे देश के अंदर घूमा, हरियाणा में भी आया, रोहतक नामक जगह पर अप्रैल 1955 में, और इसने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की जिसको 30 दिसंबर 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 30 दिसंबर 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और इसी रिपोर्ट के आधार पर देश में पहली बार एक बहुत बड़े लेवल पर राज्यों का गठन किया गया। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस आयोग की सिफारिशों पर भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। तो वो था फजल अली आयोग। इसने अपने रिकमेंडेशंस दी, इसने अपनी सिफारिश की, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 30 दिसंबर 1955 को, और 1956 के अंदर हमारे संविधान में 7वां संशोधन होता है। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में होता है और 14 राज्य 14 स्टेट्स एंड 7 यूटीज 7 केंद्र शासित प्रदेश नए बना दिए जाते हैं। किसके आधार पर? फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 14 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश 7वें संविधान संशोधन से 1956 में ये बना दिए जाते हैं। अब देखिए हमारे लिए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम तो जो डिमांड कर रहे थे कि हरियाणा को पंजाब से अलग करिए, लेकिन हरियाणा तो पंजाब से अलग नहीं हुआ। हरियाणा के हिसाब से ये आयोग सक्सेसफुल नहीं था, इतना सफल आयोग नहीं था, लेकिन भारत के हिसाब से ये बहुत बड़ा सफल आयोग था, क्योंकि 14 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। एक सफल आयोग था भारत की दृष्टि से, लेकिन हरियाणा की दृष्टि से ये असफल आयोग था। लेकिन इसने हरियाणा के लिए भी थोड़ा बहुत किया। वो क्या किया? हमने एक बात पढ़ी थी अभी अभी कि 1948 के अंदर पेप्सू स्टेट बनाया गया। क्या हुआ? 1948 के अंदर पेप्सू स्टेट बनाया गया। जब इस आयोग ने अपनी रिकमेंडेशंस दी, अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो उसके अंदर पेप्सू स्टेट को
पेप्सू स्टेट को मर्ज कर दिया गया पंजाब के अंदर। क्या किया गया? पेप्सू को पंजाब में मिला दिया गया। पेप्सू को पंजाब में मिला दिया गया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में 7वें संविधान संशोधन से पेप्सू को पंजाब में मिला दिया गया 1956 के अंदर। ठीक है। अब जैसे ही पेप्सू को पंजाब में मिलाया, हमने देखा था कि पेप्सू महेंद्रगढ़ पेप्सू का हिस्सा हुआ करता था और जींद भी पेप्सू का हिस्सा हुआ करता था। इसको जैसे ही पंजाब में मिलाया तो महेंद्रगढ़ और जींद इसको हिंदी अक्षेत्र मान लिया गया। ठीक है। दो हिस्सों में बटा हुआ था पंजाब, एक पंजाबी अक्षेत्र और एक हिंदी अक्षेत्र। तो पेप्सू स्टेट को मर्ज किया गया पंजाब के अंदर। जो महेंद्रगढ़ और जींद का हिस्सा था वो हरियाणवी अक्षेत्र में माना गया, हिंदी अक्षेत्र में मान लिया गया। ये हुआ फजल अली आयोग ने हमारे लिए ये किया कि पेप्सूस को मर्ज कर दिया पंजाब के अंदर और जो महेंद्रगढ़ और जींद थे उसको मान लिया गया हिंदी भाषी अक्षेत्र। ठीक है। अब देखिए हमारी समस्या जो की त्यों। अब 1956 के अंदर तीसरे सीएम आते हैं, थर्ड सीएम पंजाब के तीसरे सीएम आते हैं 1956 के अंदर, प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो प्रताप सिंह कैरो तीसरे सीएम आते हैं। अब फजल अली आयोग से भी हमारा राज्य अलग नहीं हुआ, हरियाणा पंजाब से अलग नहीं हुआ। हमारी फिर वही तीन समस्याएं। पहले हम गए थे गोपीचंद भार्गव के पास, वो इस्तीफा देकर भाग गए थे। फिर हम गए थे भीमसेन सच्चर के पास, उन्होंने सच्चर फॉर्मूला दे दिया था जो हमें पसंद नहीं आया और उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। उसके बाद हम तीसरी बारी में गए प्रताप सिंह कैरो के पास और प्रताप सिंह कैरो ने भी यही कहा कि फजल अली आयोग ने ही कुछ नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो सिर्फ आपके लिए एक फॉर्मूला दे सकता हूं और उस फॉर्मूले का नाम है अक्षेत्रीय फॉर्मूला। अक्षेत्रीय फॉर्मूला, रीजनल फॉर्मूला। तो अक्षेत्रीय फॉर्मूला किसने दिया? प्रताप सिंह कैरो ने दिया। कब दिया? 24 जुलाई 1956 को। 24 जुलाई 1956 को प्रताप सिंह कैरो ने अक्षेत्रीय फॉर्मूला दिया। अब ये अक्षेत्रीय फॉर्मूला क्या था ये समझते हैं। ये सच्चर फॉर्मूले से ही मिलता जुलता था लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था।